वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग इतिहास के एक महत्वपूर्ण बिंदु 1857 के विद्रोह के बारे में चर्चा करेंगे। यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए समान रूप से उपयोगी है। यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिल सकते हैं, कई बार मैचिंग के लिए भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने इस क्लास। देखिए, हम लोग अगर बात करेंगे 1857 का विद्रोह, तो ये विद्रोह पनपता कहाँ से, इसका प्रमुख कारण क्या होता है, ये किसके खिलाफ होता है, क्यों होता है, सबको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा पीछे जाकर के। सन 1600 ईस्वी में क्या होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका कि वास्तविक नाम उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था, हम लोग बाद में समझेंगे ये नाम कैसे पड़ा। ये व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आती है। फिर ये व्यापार प्रारंभ करती है। धीरे धीरे व्यापार के पश्चात अपने पीछे पड़ रखा है। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है और 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। अब प्लासी और बक्सर के युद्ध के पश्चात ब्रिटिशर्स पूरी तरीके से बंगाल, बिहार और उड़ीसा यहाँ की दीवानी प्राप्त कर लेते हैं। दीवानी का मतलब आय का स्रोत इनके हाथ में चला जाता है। अब ये कंपनी व्यापार करने आई थी, तो इसका मुख्य उद्देश्य था मुनाफा प्राप्त करना। अब जब बंगाल, बिहार और उड़ीसा का राजस्व इनको मिलने लगता है, तो ये मुनाफा देख करके इनके मन में लालच आ जाता है। फिर ये पूरे भारत को कब्जाने का प्रयास करते हैं। इसके लिए अलग अलग प्रकार की नीतियां आपको देखने के लिए मिलती हैं। अगर नीतियों की बात करेंगे, जैसे आपने पीछे पढ़ रखा है द्वैध शासन, जो कि क्लाइव ने लागू किया था, वो तो हाल फिलहाल बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कुछ अन्य क्षेत्रों में रहा था। इसके बाद द्वैध शासन के बाद आपने और आगे पढ़ा सहायक संधि, है ना। सहायक संधि के बाद आपने राज्य व्यापकत नीति या फिर राज्य हड़प का सिद्धांत जिसे कहते हैं, डलहौजी ने प्रस्तुत किया था, उसके बारे में अब मतलब आगे हम लोग देखेंगे। तो देखिए, जो डलहौजी के राज्य हड़प की नीति थी, है ना, डलहौजी के जो राज्य हड़प की नीति थी, इस नीति ने लगभग पूरे भारत में एक अराजकता उत्पन्न कर दिया। विशेषकर जब अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को हड़प लेते हैं, तो यहां से क्या होता है, अंग्रेजों के विरुद्ध जनता के मन में एक रोष उत्पन्न हो जाता है और वे इन विद्रोह करने पर उतर जाते हैं। देखिए, इसमें अवध का मुख्य रोल ये होता है, क्योंकि अवध लगभग बहुत पहले से 1757 से ही अंग्रेजों का साथ दे रहे थे हर युद्ध में। चाहे आपने सिराजुद्दौला के विरुद्ध युद्ध देखा हो, है ना, या फिर इसके बाद आपने बक्सर का युद्ध देखा हो, हर जगह वो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। अब क्या होता है, 1857 का विद्रोह पनपता है। इसकी शुरुआत अब आप पढ़ेंगे कि कहाँ से होती है, कैसे होती है। इसका जो शुरुआत होता है मंगल पांडे के द्वारा किया जाता है। बैरकपुर छावनी का नाम आपने जरूर सुना होगा। तो दोस्तों, हम लोग एक एक करके समझेंगे। पहले अभी ये समझते हैं कि विद्रोह का केंद्र क्या है और उस वहाँ के नेता कौन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। देखिए, दिल्ली की बात करेंगे तो यहाँ पे जनरल बख्त खां प्रमुख है ना। लखनऊ से इस क्रांति का नेतृत्व किया बेगम हजरत महल ने। बिहार से कुंवर सिंह ने किया है। बिहार या फिर यहाँ पर आपको जगदीशपुर भी देखने के लिए मिल सकता है, तो इसके लिए भी तैयार रहिएगा। बिहार या जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने किया। झांसी से कौन भूल सकते हैं भाई, रानी लक्ष्मीबाई, है ना। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। इसके बाद देखिए, कानपुर की बात करेंगे तो कानपुर से नेतृत्व किया है नाना साहब ने। बरेली से खान बहादुर खान ने। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने किया है। ग्वालियर से तात्या टोपे जी ने किया है। चलिए, अब और आगे समझते हैं एक एक करके सबको। देखिए, गोरखपुर से बात करेंगे तो गोरखपुर से गजाधर सिंह ने इसका नेतृत्व किया। फर्रुखाबाद से नवाब तफल्लज हुसैन ने किया। सुल्तानपुर से शहीद हसन। संबलपुर से सुरेंद्र शाही ने इसका नेतृत्व किया। हरियाणा की बात करेंगे तो राव तुलाराम ने इसका नेतृत्व किया है, जबकि मथुरा से देवी सिंह जी ने इसका नेतृत्व किया है। मेरठ से कदम सिंह ने इसका नेतृत्व किया। सागर से शेख रमाजान ने इसका नेतृत्व किया। रायपुर से नारायण सिंह ने नेतृत्व किया। गढ़मंडला से शंकर शाह एवं राजा ठाकुर प्रसाद ने इस क्रांति का नेतृत्व किया है। मंदसौर की बात करेंगे तो शहजादा हुमायूं, जिसे कि फिरोज शाह के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने इसका नेतृत्व किया है। बड़ौत की अगर बात करेंगे तो शाहमल ने इसका नेतृत्व किया। दोस्तों, और भी आगे बढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पे छोटा नागपुर, यहाँ से नेतृत्व किया है गोनू ने, है ना। अब देखिए, यहाँ से इतने लोगों ने नेतृत्व किया है। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि लगभग ये पूरे भारत में इसकी लहर देखने के लिए मिलती है। आप यहाँ दिल्ली से देख सकते हैं, लखनऊ, बिहार, झांसी, गोरखपुर, सुल्तानपुर, हरियाणा, मेरठ, कानपुर, बरेली, फैजाबाद, ग्वालियर,
फर्रुखाबाद, संबलपुर। लगभग आप देखेंगे ना तो जो उत्तरी भारत है ये पूरी तरीके से इस विद्रोह से घिरा हुआ है, मतलब पूरे उत्तर भारत में इसका विद्रोह हो रहा है और कुछ दक्षिण भारत में भी हुआ था। अब देखिए यहाँ पर जब ये 1857 की क्रांति होती है तो इस क्रांति को कुछ लोग प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम देते, कुछ लोग इसको सैनिक विद्रोह का नाम देते, इसके बाद कुछ लोग इसको राष्ट्रीय विद्रोह का नाम देते। तो यहाँ पर कुछ डेटा मैं आपको एक्स्ट्रा बता दूं, इसे याद रखिएगा। तो चलिए एक एक करके समझते किसने क्या नाम दिया था। अगर बात करेंगे सैनिक विद्रोह की तो 1857 की क्रांति को किसने सैनिक विद्रोह कहा था ये समझने का प्रयास करते। तो यहाँ पर कुछ प्रमुख नाम है जैसे कि जॉन सीले हो गया, जॉन लॉरेंस हो गया, ये सब नाम याद रखिएगा, कई बार आपको देखने के लिए मिलेगा पेपर में, है ना। इसके बाद ट्रेवेलियन हो गए, होम्स हो गए, इन सब ने नाम दिया था सैनिक विद्रोह। वहीं भारतीयों की बात करेंगे तो दुर्गादास प्रमुख है, सर सैयद अहमद खान प्रमुख है, उनकी एक किताब है असबाब ए बगावत ए हिंद, है ना। असबाब, इस किताब का नाम याद रखिएगा, असबाब ए बगावत ए हिंद, ये एक पुस्तक का नाम है, ये लिखा है सर सैयद अहमद खान ने। ये स्वतंत्रता संग्राम पर लिखी गई पहली पुस्तक है। इसी में जिक्र किया गया कि 1857 का जो विद्रोह है ये सैनिक विद्रोह है। तो देखिए सैनिक विद्रोह कहने वाले कौन कौन है, जॉन सीले, जॉन लॉरेंस, ट्रेवेलियन, होम्स, दुर्गादास, सर सैयद अहमद खान। ये नाम इसलिए याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। और स्वतंत्रता संग्राम पर लिखी गई पहली पुस्तक है असबाब ए बगावत ए हिंद। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। अब सैनिक विद्रोह के बाद कौन कौन ऐसा है जो इसे राष्ट्रीय विद्रोह मानता है, तो उसकी अगर बात किया जाए कि राष्ट्रीय विद्रोह किसकी निगाह में ये रखा गया, तो राष्ट्रीय विद्रोह की बात करेंगे तो यहाँ पर रुके, ये विद्रोह होगा तो राष्ट्रीय विद्रोह कहने वाले में कौन कौन है, जैसे अशोक मेहता, ये नाम याद रखिएगा, बेंजामिन डिज़राइली, ये भी नाम याद रखिएगा। इन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में, जो बेंजामिन डिज़राइली है ना, ये हाउस ऑफ कॉमन्स में भी ये स्वीकार करते हैं कि राष्ट्रीय विद्रोह होता है। अब जो सावरकर है, वीर दामोदर सावरकर जिनका नाम है, इन्होंने इसे स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। तो दोस्तों ये कुछ नाम रहे जो कि आपसे कई बार पूछे जाते हैं कि किन्होंने क्या नाम दिया था। अब हम लोग समझ लेते हैं कि भारतीयों की तरफ से किसने नेतृत्व किया था, ये तो क्लियर हो गया। अब ये देखते हैं कि इस विद्रोह को दबाने के लिए कौन कौन से अंग्रेज गवर्नर जनरल इसमें काम करते हैं, मतलब मुख्य कौन से गवर्नर थे जो इस विद्रोह को दबाते हैं। तो देखिए दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली से लेफ्टिनेंट विलोबी, जॉन निकोलसन, लेफी हडसन, है ना, ये लोग दिल्ली के विद्रोह को दबाते हैं। जबकि कानपुर की बात करेंगे तो सर व्हीलर कोलिन कैम्पबेल, तो इसमें खाली कैम्पबेल भी नाम याद रखिएगा, कोई समस्या नहीं होगा। कानपुर के नेतृत्व को कैम्पबेल दबाने का कार्य करते हैं। लखनऊ के नेतृत्व को हेनरी लॉरेंस दबाता है। झांसी की बात करेंगे ह्यूरोज दबाता है। इसके बाद देखिए और अगर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे लखनऊ में कुछ लोग और भी हैं, जैसे यहाँ पे देखिए हैवेलॉक है ना, इसके बाद आउटरम है, इसके बाद कैंपबेल है। तो ये सब लखनऊ के विद्रोह को दबाने का काम करते हैं। जबकि बनारस की बात करेंगे तो कर्नल जेम्स नील ने इस विद्रोह को दबा दिया था। तो अभी हम लोगों ने ये समझा है कि विद्रोह में कहाँ से नेतृत्व किसने किया था और उस नेतृत्व को दबाने का प्रयास किसने किया या फिर किसने उसे सफल रूप से दबाया। अब चलिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट है, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे वो विस्कॉन्ट पॉम्स्टन थे। तो ये भी याद रखिएगा कि पॉम्स्टन उस समय प्रधानमंत्री रहे थे। 1857 के विद्रोह का जो प्रतीक है ये कमल और रोटी था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 1857 की क्रांति का जो प्रतीक था वो क्या था, कमल और रोटी। 1857 के विद्रोह का प्रत्यक्षदर्शी उर्दू शायर मिर्जा गालिब जी हैं। इसके बाद 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग होता है। दोस्तों आपने पीछे की क्लास में पढ़ा था कि ये लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल होते हैं। इसके बाद क्या होता है, वायसराय का पद सृजित किया जाता है, जिसके तहत जो कैनिंग है इसको क्या बना दिया जाता है, भारत का पहला वायसराय। विद्रोह के लिए कौन सा दिन निश्चित था, तो ये 31 मई 1857 को निश्चित किया गया था कि इस दिन हम लोग विद्रोह करेंगे। देखिए आप जब 1857 के विद्रोह को पढ़ेंगे तो यहाँ पे पता चलेगा कि निश्चित तो इस दिन को किया गया था, लेकिन जो मंगल पांडे जी के द्वारा कारतूस विरोध में ये पहले ही छेड़ दिया जाता है और ये अपने समय से पहले ही स्टार्ट हो जाता है। इसके असफल होने का एक प्रमुख कारण ये भी था कि अपने समय से पहले ही स्टार्ट हो जाता है। जिस समय पे ये रखा गया था कि यहाँ से इसको स्टार्ट किया जाएगा उससे काफ़ी पहले इसकी शुरुआत कर दी जाती है। तो इसी कारण मतलब देखिए ये रखा तो गया था कि 31 मई को शुरू होगा, लेकिन ये 10 मई 1857 को ही प्रारंभ हो गया था। इसी वजह से 21 दिन पहले हुआ तो रणनीति सही नहीं बन पाई। तो असफल
असफल होने का एक प्रमुख कारण ये भी था। इसके बाद देखिए विद्रोह में भाग नहीं लिया। उस समय भारत के एक बड़े तबके ने विद्रोह में भाग नहीं लिया था। उसमें जैसे कुछ साहूकार थे, जमींदार थे, शिक्षित वर्ग था, किसान था। मतलब किसान में तो बहुत कम की बात करेंगे, लेकिन साहूकार, जमींदार, शिक्षित वर्ग। अब साहूकार जमींदार क्यों भाग नहीं लिए युद्ध में? क्योंकि इससे उन्हें फायदा है। मतलब फायदा क्या है कि वहां पर वो लगातार अंग्रेजी नीतियों के तहत उन्हें ही प्रॉफिट हो रहा है। जो गरीब वर्ग के व्यक्ति है, किसान है, मजदूर है, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं, तो उनका तो लगातार नुकसान होता जा रहा है। फिर इसके बाद देखिए 1857 के बाद फौज को संगठित करने के लिए आयोग बना, पील आयोग। तो जो 1857 था, जब इसका विद्रोह खत्म हो गया तो पील आयोग का गठन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य यह था कि फौज को संगठित किया जाए, जिससे भविष्य में ऐसा कोई विद्रोह देखने के लिए ना मिले। अब यहाँ पे देखिए इसके कारण की बात करेंगे तो कारण यहाँ पर देखिए दिया है कि कारण क्या था। तो 1857 के विद्रोह के देखिए राजनीतिक कारण की बात करेंगे तो डलहौजी की व्यापक नीति, हमने स्टार्ट में चर्चा किया। वेलेजली की सहायक संधि, ये भी प्रमुख कारण था। बहादुर शाह जफर के साथ अपमानजनक व्यवहार और अवध का विलय, देखिए ये उस समय के मुख्य कारण बने थे। प्रशासनिक कारण क्या था? अंग्रेजी का प्रसार एवं देसी भाषाओं की उपेक्षा। मतलब जो मिशनरीज थे वो ईसाई धर्म को प्रसारित कर रहे थे, और साथ ही साथ जो सरकार की नीतियां थी वो अंग्रेजी को आगे बढ़ा रही थी। जो देसी भाषाएं थी उसका अपमान हो रहा था। इस वजह से ये भी एक कारण बन गया। ब्रिटिश शासन के अप्रिय कानून, सामाजिक व धार्मिक कारण, मतलब सती प्रथा पर प्रतिबंध एवं विधवा विवाह को प्रोत्साहन, ईसाई मिशनरियों को संरक्षण एवं हिंदू व मुस्लिम मान्यताओं का उपहास, भारतीयों को हेय दृष्टि से देखना, अंग्रेजों का बर्बरतापूर्ण व्यवहार। देखिए सॉरी फ्रेंड्स, उस समय जितनी भी चीज़ें चल रही थी, किसी भी समाज में जो चल रही धार्मिक गतिविधि होती, जब उसमें हस्तक्षेप किया जाता है तो हस्तक्षेप करने के पश्चात क्या होता है, जनता पूरी तरह से भड़क जाती है। तो जैसे सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाना, विधवा विवाह को अनुमति देना, तो ये उस समय ऐसा था कि धर्म के खिलाफ माना गया, इसलिए जनता वहाँ पर भड़क जाती है। चलिए अब आर्थिक कारण की बात करेंगे तो मूल कारण तो यही होता है। आर्थिक कारण, द्वैध शासन के परिणाम स्वरूप बंगाल को ऐसा चूसा जाता है, या फिर द्वैध शासन कहना एक बेईमानी होगी। जब से ब्रिटिशर्स आते हैं 1757 के बाद, आप देखेंगे ना कि 1757 से लेकर 1947 तक लगातार कुछ अंतराल पर 5 साल, 4 साल, 3 साल, इस अंतराल पर लगातार भारत में अकाल पड़ते हैं। अब जब सोचिए, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत एक ऐसा राष्ट्र था जो कृषि पर पूर्णतः निर्भर था। भारत की धन संपदा भारत की धन संपदा का जो प्रचार है या फिर जो वर्णन है वो प्राचीन काल में आए हुए और इसके बाद मध्यकालीन भारत में आए हुए, और साथ ही साथ जो पहले ब्रिटिशर्स भी आए थे उन्होंने तारीफ किया था। लेकिन इन्होंने भारत को ऐसा चूसा कि लगातार इस अकाल पड़ता है तो आर्थिक तौर पर भारतीय एकदम टूट जाते। देखो, अंग्रेजों की आर्थिक शोषण की नीतियां, भारतीय उद्योगों का नाश, गरीबी एवं भुखमरी की स्थितियां, अंग्रेजों द्वारा किया जाने वाला भ्रष्टाचार और जबरदस्ती लूट, तो ये मुख्य आर्थिक कारण था। सैन्य कारण की बात करेंगे तो अंग्रेज सैनिकों की उपेक्षा, भारतीय सैनिकों को कम वेतन दिया जाना। देखिए ये भी एक मूल कारण था कि समान पद पर विराजमान 2 सैनिक हो, एक अंग्रेज हो और एक भारतीय हो, तो भारतीयों को कम वेतन मिलता था, साथ में उन्हें पदोन्नति भी नहीं मिला करती थी। सिपाहियों को जाति एवं धार्मिक चिन्ह के प्रयोग पर रोक करना, मतलब जो सिपाही वो अपने धार्मिक और राजनीतिक चिन्ह का प्रयोग नहीं कर सकते। सैनिकों के साथ किया जाने वाला भेदभाव, पदोन्नति एवं नियुक्ति दोनों में। अब तात्कालिक कारण की बात करेंगे तो तात्कालिक कारण उस समय के क्या थे? देखिए, पुरानी ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग एवं इसके कारतूसों में सुअर एवं गाय की चर्बी का मिले होने की सूचना। मतलब पहले ब्राउन लेस बंदूक चला करता था, उसके स्थान पर एनफील्ड राइफल के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया। इसमें ऐसी सूचना दी गई कि कारतूस में सुअर एवं गाय की चर्बी मिली है। अब जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो गाय को पवित्र मानते हैं और जो मुसलमान भाई हैं वो सुअर को पवित्र मानते हैं, तो इस वजह से उनमें विद्रोह भड़क जाता है। अब यहाँ पे देखिए दिया है कि 1857 की क्रांति की असफलता का कारण, तो ये क्रांति में अभी हम लोगों ने ऊपर से फैक्ट को समझा है। अब 1857 की क्रांति को विस्तार से हम लोग समझेंगे तो असफलता का कारण अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने एक ऐसे मोटा परिदृश्य ये समझा है कि 1857 की क्रांति क्यों होती है, इसमें भारतीयों के पक्ष से कौन कौन नेतृत्व करता होता है और ब्रिटिशर्स के पक्ष से किसने मिलकर के इस विद्रोह का दमन किया था, और किसने इसे सैनिक विद्रोह माना, किसने स्वतंत्रता संग्राम माना और किसने इसे राष्ट्रीय विद्रोह माना। ये सब चीजें हम लोगों ने समझा है। इसके बाद अगली क्लास होगी दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही धमाकेदार क्लास होगी। उस क्लास को देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और